नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। कतर से आज एक चौंकाने वाली खबर शाम को आई कि 8 भारतीयों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई है और ये लोग जो हैं वो नौसेना के पूर्व अधिकारी रहे हैं, कर्मचारी रहे हैं। फिलहाल वहां पे वो अल दाहरा नाम की कंपनी में काम करते थे और इस बीते साल अगस्त में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिन पे जासूसी करने का आरोप है। अल दाहरा ग्लोबल सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही है। इस प्रोग्राम का मकसद इतालवी तकनीक पर आधारित हाईटेक पनडुब्बियां बनाना है जो रडार से बच सकें। मिडजेट सबमरीन जिन 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है उन पे जासूसी के आरोप लगे हैं और ये दावा है कि कतर के पास इसके इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं। ये जो मामला है ये साल भर से चल रहा है और इस मामले में भारत सरकार ने इन लोगों को कॉन्सुलर सर्विसेज भी दी। जमानत अर्जी भी कई बार रद्द की गई है और इनकी जेल की सजा बढ़ाई गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस फैसले पर हैरानी जताई है और कहा है कि इन लोगों को कानूनी मदद जारी रखी जाएगी। जाहिर है कि भारत अपने 8 नागरिकों को बाहर ऐसी सजा पाता नहीं देखता हुआ नहीं रह सकता, लेकिन आखिर कतर ऐसा फैसला कैसे कर सकता है? तो देखते हैं कि कतर जो है उसकी इस वक्त क्या हैसियत है। कतर मध्य पूर्व का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी सिर्फ 18 लाख है और इस आबादी में भी सिर्फ 3.25 लाख लोगों को नागरिकता हासिल है। बाकी जो लोग हैं वो बाहर से आए लोग हैं जो यहाँ कामगार हैं और इन कामगारों के लिए जो यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस है और जो कानून है वो बहुत सख्त है और वहाँ पे काम करने के हालात ख़राब। यहाँ पे कंपनी बदलना या बिना नियोक्ता को बताए कंपनी छोड़ना भी जुर्म था हाल तक। हालात बीते कुछ सालों में बदले हैं, लेकिन अभी भी बाहर वालों के लिए वहां पर रहने की शर्तें बहुत सख्त हैं। मध्य एशिया की जो कूटनीति है उसमें कतर का काफ़ी अहम रोल रहा है। इसने पश्चिमी देशों से अपने संबंध सुधारे हैं। उसकी कोशिश यूरोप और अमेरिका के साथ राब्ता बनाए रखने की है और साथ साथ उनके विरोधियों के साथ भी रिश्ता बनाए रखने की रही है। कतर जो है उसके तालिबान के साथ अच्छे संबंध रहे हैं और इसलिए वहाँ पे दोहा राउंड ऑफ टॉक्स भी हुए। यहाँ फिलिस्तीन में हमास के साथ भी वो करीबी रहा है और बीते वर्षों में उसे हमास और इजरायल के बीच मध्यस्थता के लिए जाना जाता है। इस बार भी बंधक प्रकरण में उसकी भूमिका रहेगी ऐसी उम्मीद है। कतर के अमेरिका और ब्रिटेन से अच्छे रिश्ते रहे हैं और दोनों देशों की वायुसेना के वहाँ पे अड्डे हैं। लंदन के रियल एस्टेट कारोबार में भी कतर का अच्छा खासा निवेश है, लेकिन इसके साथ साथ ईरान से उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड को भी सपोर्ट करता है और हमास को भी। भारत से कतर के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं। कतर में भारतीयों की मौजूदगी इसका एक छोटा सा प्रमाण है। भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय समझौतों का एक इतिहास रहा है। 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कतर की पहली आधिकारिक यात्रा की थी और दोनों देशों के बीच में शांतिकाल का रक्षा समझौता हुआ। एक समझौता राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी हुआ जिसमें खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान की बात थी। दोनों देशों के बीच एक समझौता कैदियों के प्रत्यर्पण का भी है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर का दौरा किया। कतर के अमीर जो वहाँ पे रहे, जो लीडर्स हैं वो भारत आते रहे हैं। 2015 में कतर के अमीर के भारत दौरे पर 5 MOU पर दस्तखत हुए थे। कतर और भारत के बीच का जो ये साझा रिश्ता रहा है इसमें करोड़ों के सालाना आयात निर्यात का पहलू है और हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री वहाँ पे गए थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वहाँ पर गए थे। मोदी सरकार ने भी काफ़ी रिश्ते सुधारने की कोशिश की है। ऐसे में भारत सरकार अपने 8 नागरिकों को वहाँ के कानूनों के भरोसे क्या छोड़ देगी? तो सच की पड़ताल में सवाल है कि क्या भारत अपने नागरिकों को छुड़ाने का कोई कानूनी रास्ता निकाल पाएगी? क्या इस मामले में भारत की कूटनीतिक ताकत का कोई असर होगा? और क्या कतर में हम अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी करा पाएंगे? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 मेहमान, अशोक सज्जनहार पूर्व राजदूत और कमर आगा जो खास करके पश्चिम एशिया के देशों के वहाँ की राजनीति के जानकार हैं। जो हमारा पहला सवाल है अशोक सज्जनहार कि इस समय भारत क्या अपने नागरिकों को वहाँ से इस सज़ा को कम करवाने में कामयाब हो पाएगा किसी तरह की कूटनीतिक दबाव के, और क्या भारत के पास अब विकल्प बचते हैं इसमें? धन्यवाद नगमा। मैं समझता हूं जो भारत हर मुमकिन कोशिश करेगा, जो हमारे जो 8 नागरिक हैं, जो नेवल ऑफिसर्स हैं, साथ उसमें एक सेलर हैं, जो उनको जो ये सज़ा दी गई है उस सज़ा को ख़त्म किया जाए और उनको
वापस भारत लाया जाए, तो हर प्रकार की कोशिश की जाएगी। और चाहे वो लीगल वे हो या फिर राजनीतिक तरीका हो, जो अगर हमारे यहाँ से अभी तक ये जो किस्सा है ये लीगल लेवल उसके ऊपर चलता रहा है, अगर पॉलिटिकल लेवल हमको वहाँ के हाईएस्ट अथॉरिटीज को भी कांटेक्ट करना पड़े, वहाँ के जो कतर के अमीर हैं उनसे बात करनी पड़े, उनको अप्रोच करना पड़े, मेरे ख्याल जी। से जिसे कहा जाता है नो स्टोन विल बी लेफ्ट अनटर्न्ड, जिससे कि ये वाले जो लेकिन हमारे ये जो नागरिक हैं इनको मामला है वापस वो लाया जाए। पिछले जी अशोक सजना जी, ये जो मामला है वो लगभग 1 साल के ऊपर से ही चल रहा। अगस्त में, आखिर अगस्त में, पिछले साल 30 अगस्त को जेल इन्हें हुई थी और उसके बाद उनकी सज़ा जो है वो बढ़ाई गई। और इतने 1 सालों में भारत ने कई कॉन्सुलर एक्सेस दिलवाया, कोशिशें की। तो जो कानूनी रास्ता जो भी होगा वो क्या अब तक वो कोशिश की गई होगी, और अब जब फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो कोई कानूनी रास्ता बचता है, या अब इस मामले में भारत और कतर के जो रिश्ते हैं तो कूटनीति से ही कुछ रास्ता निकल पाएगा? तो मेरे ख्याल से देखिए नगमा, दोनों तरीके से हम पैरेलल इसमें अप्रोच करेंगे। और जैसे है कानूनी, अभी कुछ मेरे ख्याल से करीब 7-8 दिन पहले हमारे जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने कहा था जो अब इसका नतीजा आने वाला है, कानूनी नतीजा आने वाला है, और मेरे ख्याल से थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी, होप थी जो ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सो जैसे आज विदेश मंत्रालय ने कहा है, वी आर शॉक्ड, हमको बहुत ही वो जैसे सदमा लगा है जो इस प्रकार का वहां से रिजल्ट आया है। तो अब वहां पर देखना पड़ेगा कानून के तरीके से, जो ये जो खबर सुनाई गई है, ये जो डिसीजन लिया गया है, इसको हम कहां पर अपील कर सकते हैं। तो अपील तो जरूर किया जाएगा, जरूर वहां पर कोई ना कोई ऐसा मसला होगा। बट इन पैरेलल मेरे विचार से, जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल एलिमेंट्स को भी, पॉलिटिकल लेवल पर भी हम इसको आगे ले जाने का जरूर प्रयास करेंगे, जिससे कि ये छूट कर विद डिग्निटी वो वापस आ पाए। तो इस समय जैसा विदेश मंत्रालय ने कहा है, ये शॉकिंग है, और भारत और कतर के रिश्ते अच्छे रहे हैं और हाल के दिनों में और बेहतर भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया कतर का, उसके बाद विदेश मंत्री भी गए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गए। कमर आगा साहब, इस वक्त कतर जो मुल्क है, वैसे भी जो बाहर से लोग वहां पर काम करने के लिए आते हैं उनके लिए कानून बहुत सख्त रहे हैं और इसकी बार बार आलोचना भी होती रही है, क्योंकि उनकी जो आबादी है उसमें जो काम करने वाले लोग, नागरिकता कम ही लोगों को है, और जो बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो बाहर से आते हैं काम करने को, और इन लोगों के वहाँ पे राइट्स जो होते हैं या जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो हमेशा से बड़े ख़राब रहे हैं। इसमें किसी तरह का सुधार थोड़ा बहुत देखा गया हाल के दिनों में, पर कानून कितने सख्त हैं वहाँ पे? बहुत सख्त कानून है, और वहाँ पे मुश्किल ये है कि जो नए या मॉडर्न जो कानून, जैसे हम लोग के यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, गारंटीज, उस किस्म की चीज़ें काफ़ी मिसिंग है। लेकिन पिछले 2-3 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, खासतौर से जब से फुटबॉल फीफा का वहाँ पे जो अभी मैच हुआ था इस साल, उसके बाद से इम्प्रूवमेंट, उस समय जो वहाँ पे बनाए जा रहे थे स्टेडियम्स और सड़कें और निर्माण जिनका हो रहा था, उसके चलते ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल हैं, उन्होंने ये मसलों को काफी इस पे स्टडी की और काफी प्रेशर डाला कतर के ऊपर। उसके बाद से कुछ थोड़े से इम्प्रूवमेंट हुए थे। ये समस्या कतर के साथ नहीं, ज्यादातर अरब देशों के साथ हमारी बनी हुई है, खासतौर से जो वहाँ पे बिल्कुल ब्लू कॉलर वर्कर जाते हैं, उनके लिए ये बड़ी समस्या है सबके लिए, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। जी। दूसरी बात ये भी है कि वहाँ के ऊपर लगभग 7.5 लाख इंडियन वहाँ पे काम करते हैं, और आपने जैसे बताया कि हमारा बड़ा अच्छा संबंध है, डिफेंस कॉपरेशन भी है, नेवल एक्सरसाइज भी हुई है उनके साथ। और इस तरह से देखा जाए, एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कतर के अंदर जो वहाँ पे पुलिस है और जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी काम करते हैं। जी। और पाकिस्तानी मूल के इन लोगों ने, शुबा ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को उन लोगों ने इम्प्लीकेट कर दिया हो। इसका एक काफी इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। जी, उनके आपने ये ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और कई लोग इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और कतरी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, उनके बड़े रिश्ते अच्छे हैं, और हो सकता है कि इसमें वो भी हाथ हो। और वैसे भी
जो कतर की अगर हम पिछले दिनों उनकी पॉलिटिकल पोजीशन देखें और उस इलाके की जो राजनीति है उसमें रोल देखें तो ईरान से उसके करीबी संबंध रहे, वो वहाँ पे तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते रहे और दोहा टॉक्स वहाँ पर होती रहीं, और इधर हमास को भी सपोर्ट करना लगातार उसने जारी रखा, इस्लामिक ब्रदरहुड को भी, जिसकी वजह से सऊदी अरब के साथ उसके टकराव रहे, और इसके बावजूद कतर ने अपना वो पोजीशन रखा है। तो ये जो एंगल है वो किस तरह से प्ले आउट कर रहा है कमर आगा साहब? देखिए, ईरान का तो उनके साथ बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन ईरान कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जो भारत के खिलाफ, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि हमारे उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं। दूसरी बात ये भी है कि हमास से जो उनके रिश्ते हैं और या तालिबान से जो उनके रिश्ते हैं वो अमेरिका की वजह से हैं। अमेरिका भी चाहता था कि वो एक उसका मीडिएशन का काम करें, हेल्प करें। अफगानिस्तान से जो टॉक्स कराई थी वो कतर में हुई थी, तो वो एक ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह थे जिसमें अमेरिकन इंटरेस्टेड थे। दूसरी बात ये कि अमेरिका का जो कुछ भी लिंक था तालिबान से या हमास से पिछले काफ़ी समय से, वो कतर ही के थ्रू था। वेस्टर्न नेशन हो या अमेरिका हो या इन लोग का जो भी था उनके थ्रू रहता था। और जो उनके रिश्ते थे भी हमास के साथ, वो डायरेक्टली थ्रू इजराइल होते थे। जो फंड जाता था वो इजराइल के थ्रू जाता था, डायरेक्ट वो नहीं भेज सकते। तो ये एक, फिर एक चीज और है नगमा और तलब के कतर जो है वो जो 5th फ्लीट है, सेंट्रल कमांड जो है वहाँ पे अमेरिका की, उसका हेडक्वार्टर जो हेडक्वार्टर है यानी एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो कतर है, और ग्राउंड फोर्सेस जो है उसकी वो बहरीन है। तो इस तरह से उनके घनिष्ठ संबंध है, बड़ी संख्या में उनके यहाँ अमेरिकन। तो छोटा देश है लेकिन एक पावरफुल देश है, और एक वो दौर था जब कतर ये गल्फ कंट्रीज में इसकी हैसियत कम थी, लेकिन इस समय इससे अमीर देशों में है। अशोक सज्जनार, ये जो अभी हमने बात की कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहे हैं और दोनों देशों के बीच में शांति काल में एक रक्षा समझौता भी हुआ है, इसके अलावा जो वहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी समझौता हुआ, बल्कि कैदियों के प्रत्यर्पण की भी बात है, तो भारत की जो कूटनीतिक ताकत है उसका असर इसमें हो सकता है, ये गुंजाइश है कि हम अपने लोगों को, नागरिकों को सुरक्षित वापसी करा पाएँ, और ये इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक अच्छे ओहदे पे रहे हैं भारतीय नौसेना में। जी नगमा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो 8 लोग हैं इसमें 4 कमांडर लेवल पर हैं, 3 कैप्टन लेवल पर हैं और 1 सेलर है, और ये सभी जो हैं ये बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं। तो इन्होंने जो काम किया है वहाँ पर और जो कतर के लिए काम कर रहे हैं वो अच्छा काम किया है उन्होंने। तो ये जो अभी कमर आगा साहब ने बताया जो पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट, तो इसके बारे में काफ़ी बात होती रही है, और मेरे विचार से मैं समझता हूं जो इसमें ज़रूर उनका कुछ ना कुछ हाथ रहा होगा। तो हमको इसको मद्देनज़र देखते हुए जो आगे हमें क्या कार्रवाई करनी है, हमारे जो संबंध हैं जैसे आपने कहा है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, उसके बारे में भी हमारा उनके साथ अग्रीमेंट है, एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट है, वो हम कर सकते हैं। तो मेरे विचार से आगे चलते हुए जैसे विदेश मंत्रालय ने कहा वी आर स्टडिंग द डिसीजन जो उन्होंने लिया है, तो उसको देखने के बाद मेरे विचार से बहुत सारे ऐसे विकल्प हमारे सामने आएंगे, पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आएंगी जो हम इसको कैसे आगे लेकर जाएं। और सबसे आखिर में हमारे पास कॉन्टैक्टिंग जो उनके सबसे बड़े, सबसे ऊंचे पॉलिटिकल लेवल पर जो उनके लीडर हैं, उनको अप्रोच करने का मैं समझता हूं जो हम कोई भी ऐसा ऑप्शन, पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ेंगे जिससे कि हमारे देशवासी नागरिक वापस ठीक तरीके से आए, क्योंकि ये देश का भी केवल इन लोगों का नहीं परंतु ये देश के प्रेस्टीज का भी सवाल है। और ये भारत और कतर के कूटनीतिक संबंधों के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। जी 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 बिल्कुल। तो कोशिश भारत करेगा, और इसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का रोल है भी, तो ये भी देखना होगा कि भारत और कतर के बीच जो संबंध है, भारत की कूटनीति इसमें कितनी कारगर होती है अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कमर आगा और अशोक सज्जनार, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अमेरिका के ल्यूस्टन शहर में एक मास शूटिंग हुई है जिसमें 22 लोगों की जान गई है और 60 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। गोलियां चलाने वाला अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। राष्ट्रपति बाइडेन को पूरे मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस ने लोगों से घर में रहने की अपील की है और संदिग्ध हमलावर की तस्वीर जारी की गई है। पुलिस को रॉबर्ट नाम के इस शख्स की तलाश है जो हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है। ये भी खबर है कि कुछ समय पहले डोमेस्टिक वायलेंस के लिए उसे गिरफ्तार भी किया गया था और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।